फिल्म देख देख के मुझे बचपन से ऐसा था कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगा और मेरे डैडी मुझे फिल्म एक्टर बनाना चाह रहे थे। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा वेट करो होगा। आप में स्ट्रगल करने की सक्षमता होनी चाहिए, वरना इस लाइन में मत आओ। हाय, मेरा नाम हृदेश के है और मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। आई हैव डायरेक्टेड 3 मूवीज विच इज़ बीन रिलीज। मेरी पहली फिल्म थी प्रणाली द ट्रेडिशन, जो महाराष्ट्र में टैक्स फ्री हुई थी और उसके लिए मुझे राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड मिला था। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फिल्म थी, तो ये काफ़ी अच्छी कंट्रोवर्शियल फिल्म थी। बहुत अच्छा एक टॉपिक था, जो लड़की इस फील्ड में गलती से आती है या ज़बरदस्ती लाई जाती है और वो अपनी मर्जी से निकलना चाहती है। आई एम वेरी प्राउड कि आई मेड दैट फिल्म एंड आई एम द रेयरेस्ट डायरेक्टर के जिसकी पहली फिल्म टैक्स फ्री हुई थी। आई एम वेरी प्राउड कि मैंने वो फिल्म बनाई थी, कि मैंने एक इंटरनेशनल फिल्म में डायरेक्ट की है। काबुली पठान नाम है, जो इसमें बाहर सारे अब्रॉड से आर्टिस्ट आए थे। कोई जर्मनी से आया था, कोई कनाडा से आया था। इट वॉज अ वेरी शू स्ट्रिंग टाइट बजट फिल्म। तो मैंने इंडिया में शूट किया था और ये फिल्म काबुल में रिलीज हुई, कनाडा में हुई, जर्मनी में हुई। ये फिल्म अभी भी कभी भी लगती रहती है वहाँ पे एंड मुझे अवार्ड भी मिला था जर्मनी से बेस्ट डायरेक्टर का। थर्ड फिल्म मैंने डायरेक्ट की है और प्रोड्यूस की है, एक गुजराती फिल्म थी हद थे गई। रेलेवेंट सोशल फिल्म थी और मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था, जो आज के नौजवान लोग जो सोशल मीडिया में आके एक प्यार हो जाता है, एक लाइकनेस हो जाती है, उसके ऊपर एक फिल्म बनाई थी। और बेसिकली ये थी कि गुजराती की पहली फिल्म थी जो वन नाइट स्टोरी थी। 95% एक रात की कहानी थी, तो वो भी बहुत अच्छा सराहा गया है। और गुजरात सूरत के काफ़ी स्कूल्स के बच्चों को कहा गया था प्रिंसिपल के थ्रू कि आप ये फिल्म देखने जाओ। तो मैंने देखा है कि टेम्पो में स्टूडेंट्स बैठ के आए हुए थे। एक्चुअली मैं पहली फिल्म कुछ और बनाना चाह रहा था, तो वो होता है ना कि किसी कहानी के पीछे लग जाओ तो कभी कभी नहीं होता है। देन आई थॉट के फिर ये होता है ना, प्रोड्यूसर को या तो बड़ा स्टारकास्ट चाहिए। उस समय भी ऐसी ही था, आज भी वैसी है। सेटअप लाओ। तो मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कहा मैं सेटअप नहीं दूंगा, मेरा जो सेटअप है वो मेरी कहानी है। अगर मुझे आपको मेरी कॉन्सेप्ट पसंद है तो ये आप 1 रुपया डालो, मैं आपको इन्हीं गन पॉइंट पे नहीं लेके आ रहा हूँ कि भैया आप मेरी फिल्म बनाओ। तो मेरा ये था। तो मेरे जो प्रोड्यूसर थे निखिल माथुर जी, तो उनको मेरी कहानी बहुत पसंद आई थी, तो उनको ये क्लिक किया। और मुझे भी ऐसा था कि मेरी जो पहली फिल्म हो थोड़ा डिफरेंट हो। मैं उस समय भी बड़े स्टारकास्ट ला सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि सेफ खेलूँ, क्योंकि उस समय भी मुझे ये पता था कि जब तक मैं कमर्शियल हिट नहीं हो तो कोई मेरे साथ काम करेगा नहीं। तो आई हैव टू प्रूव इट कि एक फिल्म बनाऊं। तो मेरे प्रोड्यूसर को निखिल जी को ये कहानी बहुत पसंद आई थी, यानी बैक मी, और बोला बेटा ये बना फिल्म, हम लोग ये करते हैं। और जबकि मेरे जो प्रोड्यूसर है ना, उनको कभी इसके बारे में पता भी नहीं था, बट मैंने उनको बताया, पूरा रिसर्च किया था मैंने और मेरे राइटर ने बहुत रिसर्च करके इस फिल्म को बनाया था और एक एक चीज़ समझाया था। कोई भी गंदगी नहीं रखनी है, कोई न्यूडिटी नहीं रखनी है, और हमको इसको एक साफ सुथरी फिल्म बनानी, कमर्शियल फिल्म बनानी है। मुझे राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड मिला इस फिल्म के लिए और ये फिल्म टैक्स फ्री हुई थी। ये मेरे लिए बड़ी बात थी। बचपन तो मेरा ऐसा था कि फिल्म लाइन से ही हूँ मैं। मतलब मैं किसी को कहता भी था कि कोई आजकल बेवकूफ़ बनाता है, तो मैं ये कहता था कि भाई जब से मैं माँ के पेट में था तब से मैं फिल्म लाइन में हूँ। तो ऐसा कहा करता था मैं। तो उसका कारण ये था कि मेरे डैड फिल्म लाइन से थे पहले से, और उन्होंने बहुत जगह काम किया है। राजेश खन्ना के पास भी थे वो। ही वॉज द फर्स्ट सुपरस्टार। जब मेरे डैड थे एक्टर सुपरस्टार बन गया, तो मेरे डैडी पहले धर्म जी के पास थे, उसके बाद धर्म जी सुपरस्टार थे तभी। फिर मेरे डैडी गए मिठुन चक्रवर्ती के पास, वो सुपरस्टार हुए। फिर मेरे डैडी गए शाहरुख खान के पास। तो मेरा डैड का ऐसा था कि मेरे डैड को बहुत लोग अपने पास बुलाने के चक्कर में थे। अभी भी सुपरस्टार्स इतने हैं कि मेरे डैड को बोलते थे कि आ जाओ हमारे पास काम करो, बिकॉज ही वॉज कॉल्ड एज अ लकी मैस्कॉट। तो ऐसा था। तो उस सिलसिले में क्या होता था, मेरे डैडी हमेशा आउट ऑफ
बॉम्बे आउट ऑफ इंडिया ही रहा करते थे, तो मेरी मम्मी के साथ ही मैं फिल्म देखने जाता था। तो उधर 3-4 थिएटर ही हुआ करते थे, एक मिलन थिएटर होता था, एक लूडो होता था और एक गेटी गैलेक्सी होता था। तो अमित जी की फिल्में देखता था, मुझे सब फिल्में मैंने देखी है, मिठुन दा के सारे फिल्में देखी है। तो बेसिकली मैं जो पला बड़ा मिठुन चक्रवर्ती की फिल्में देख के ही हूँ। तो मुझे फिल्म देख देख के मुझे बचपन से ऐसा था कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगा, और मेरे डैडी मुझे फिल्म एक्टर बनाना चाह रहे थे। एक्टिंग करो। मैं एक्टिंग में नहीं था, तो डैड ने बोला एक काम करो, चलो तुमको असिस्टेंट बना देते हैं, तो सुभाष घाई के पास चले जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे मैं सुभाष जी के पास जाऊंगा तो 10वां असिस्टेंट होगा, तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा। फिर मेरे पास एक ऑप्शन आया था, इमरान भाई है, तो उनकी एक फिल्म शुरू हो रही थी, तो डैड ने बोला इनकी एक फिल्म शुरू हो रही है तो करेगा। और मेरा लक अच्छा था कि मैं वो फिल्म करने गया, वतन फिल्म का नाम है, उसमें सुजाता मेहता थी। ऐसा क्लैपर भाई उधर गया था और फिल्म एंड होते होते मैं वहाँ का चीफ असिस्टेंट बन गया था। और उस यूनिट में सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते थे और सारे लोग मुझे सिखाते थे। जैसा इमरान भाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उनके चीफ असिस्टेंट थे श्याम अग्रवाल जी, उन्होंने मुझे भी इतना सिखाया कि इमरान भाई और श्याम भाई ने ही मुझे मतलब होता है ना कि जो 5 साल लगते, 6 साल लगते सीखने में, समझने में, मुझे उन्होंने उसी फिल्म में सिखाया। तो कैमरामैन थे अशोक राव, मंसूर भाई थे, तो उनको भी वो उस जमाने में ऐसा होता था कैमरे के थ्रू कोई भी असिस्टेंट देख नहीं सकता था, वो अलाउ ही नहीं था हमारे उस सब जमाने में। तो मंसूर भाई ने मुझे इतना प्यार किया, इतना सिखाने की कोशिश की कि उन्होंने बोला बेटा तू कैमरे के अंदर देख और देख फील्ड क्या होता है, क्लैप कहाँ मारना है। जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है, ये करना चाहता है, वो सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से, जो फाइट मास्टर जो शॉट्स लगाते हैं, वो छोटे छोटे जो शॉट्स लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, क्या लेते हैं। अभी एक वाइड शॉट लिया, 2 दिन के बाद उसके क्लोजअप्स लेते हैं, तो वो मुझे बताए थे कि ये चीज़ याद रखना चाहिए। उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया। और वहाँ पे अब्बास भाई थे, फाइट मास्टर हनीफ अब्बास, मतलब मेरे कैरियर में इनका बहुत योगदान है, हनीफ भाई, अब्बास भाई। तो मुझे अब्बास भाई ने भी बहुत सिखाया। तो ऐसा हुआ कि फिल्म जब ख़त्म हो रही थी तो श्याम भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, तो एंड में मैं ही संभाला था। मतलब कहने का मतलब है, जिस फिल्म में क्लैपर भाई शुरू हुआ था, उस फिल्म का मैं चीफ असिस्टेंट बन के बाहर निकला। हमारी जो पहली फिल्म थी वो बड़ौदा में शूट थी, और वो फिल्म में बहुत सारे एक्शन थे और घोड़े वाली फिल्म थी। इट वाज अ डेकॉइट फिल्म। तो ये था कि मैं शूटिंग देखता था, राजेश खन्ना जी की शूटिंग देखने गया था, मिठुन चक्रवर्ती की शूटिंग देखने गया था, तो मुझे पता था कि क्या सेटअप होता है, क्या होता है। बट जैसा कहते हैं ना कि कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर का पहला स्टेप होता है क्लैप। मैंने पहले दिन क्लैप मारा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमारे समय में क्या होता था, रील चलती थी, दैट वाज वेरी कॉस्टली। मतलब ये होता था कि अगर फंबल भी करे ना, वो रील चल रही है, तो वो क्लैप बोलने पे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, सीन नंबर, टेक नंबर, क्लैप करके मारना और हटना, और भी फ्रेम में, वो अगर नहीं होता है तो प्रोड्यूसर पीछे खड़ा रहता है। तो बहुत हमको कॉशियस रहना पड़ता था। तो मैं जैसा बाकी लोग थे, तो मेरा भी ये था कि मेरे से गुफ अप हो गया और मेरे से क्लैप नहीं हुआ, तो किसी ने मुझे जोर से चिल्लाया एंड पूरी रात में वो तो रोता रहा। मुझे लगा क्या गलती है, तो मुझे मंसूर भाई ने आगे समझाया क्या होता है बेटा, तो कल से कैमरे के थ्रू देख और फ्रेम देख पहले। और होता क्या है कि अभी तो चलो मॉनिटर्स असिस्टेंट को दिखते हैं कि फ्रेम भी पता चलता है, तो बहुत ईजी है कि क्लैप देना, उस समय नहीं होता था और हमको भी नहीं पता था। तो मुझे कहा गया कि आप कैमरे में से देख के करो। तो मैं उस दिन इतना परेशान था। तो हमारे उस प्रोडक्शन में जो करता धरता थे, नूर अली केशवानी, तो उन्होंने मेरे को बोला बेटा तू बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा, तू टेंशन मत ले। उनकी बात आज तक है, आज भी मैंने कल भी उनसे बात की, और मैंने जो पहली फिल्म बनाई थी प्रणाली द ट्रेडिशन, मैंने उनको खास बोला था कि आप आके सिर्फ बैठो रहो, क्योंकि इमरान भाई जो थे ना बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो उनके जो शेड्यूलिंग का और काम करने का स्टाइल ना, वो मुझे अभी भी काम आता है। आजकल जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं उनके पास टाइम भी है और पैसे भी है, तो वो लोग अगर गलती भी करते हैं तो दे हैव ऑप्शन कि हम वो रीशूट करें। बट मैं ऐसे जगह से सीख कर आया हूँ कि वहाँ पे स्पेस नहीं था कि आप गलती नहीं कर सकते। तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड बजट है, उसमें आप कितना अच्छा कर सकते हो। तो ये गुण मेरे में भी अभी है कि मैं लिमिटेड बजट में मैं अच्छा चीज़ कर सकता हूँ। मैं जब पहले फिल्म कर रहा था वतन, उसमें मेरे को सारे लोग मेरे साथ खुश ही थे। और उसके बाद मेरा जो बिल्टअप हुआ, अब्बास भाई है फाइट मास्टर, उनको मेरा काम बहुत पसंद था और उन्होंने भी बहुत हेल्प किया मेरे लाइफ में, मेरे एक पिलर है। तो उन्होंने मुझे विक्रम भट्ट के पास लेके गए।
उस समय गुनहगार फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो वो बोला बेटा तू विकी साहब बोलते, वो बोला विकी साहब के साथ काम करके। मैं विकी भाई बोलता हूँ, विकी भाई के पास मैं गया काम करने। तो पहले दिन ऐसा था कि बारिश का सीक्वेंस था, तो हो ये रहा था क्योंकि विकी भाई पहला इंट्रोड्यूस किया, बोला आजा। तो हुआ ये कि मुझे फिर से, उस समय तो मैं चीफ असिस्टेंट था पिछले फिल्म में, अब लेकिन कहीं मैं जा रहा हूँ या कोई भी जाता है तो मुझे वापस जीरो से शुरू करना है। तो ये था कि उधर जैसे बाकी असिस्टेंट थे ना, भाई क्लैप दे, इसको क्लैप दे, तो मेरा ये था कि मुझे वापस क्लैप देना पड़ा। और ये था कि मैंने बोला कि चलो मुझे सीखना ही है, कहीं और जा रहा हूँ तो मेरे लिए तो अब्बास भाई ने बोला बहुत अच्छा डायरेक्टर है, इसके साथ सीखेगा। तो मैंने वापस उधर से जीरो से शुरू किया। और ये था कि मैं क्लैप 1-2 दिन क्लैप मारा, उसके बाद मैं एकदम विक्की भाई का एकदम खास हो गया, तो वो मेरे को प्यार करने लगा। और ये था कि हम लोग की बॉन्डिंग बहुत कमाल की थी। तो उन्होंने मेरे को फिर बोला, जब गुनहगार चल रही थी तो बोला बेटा तू मेरे साथ बम्बई का बाबू भी कर। उस समय दोनों फिल्म एक साथ चल रही थी। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम इन बम्बई का बाबू। फिर हमने काफ़ी किया, गुनहगार था, बम्बई का बाबू, फरेब फिल्म शुरू हुई थी। उस फिल्म में मैं ऐसा था कि सेशल्स में शूट थी, तो वो मुझे लेकर गए, बोला तू ही अकेले चलना। और आई वॉज द ओनली असिस्टेंट इन सेशल्स। तो पूरी फिल्म मैंने अकेला संभाला। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरा फिल्म जब लगी थी, तो मेरा चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर में एक सोलो कार्ड था। और मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि भट्ट साहब जब ट्रायल देख रहे थे, मेरा जब नाम आया तो उन्होंने सीटी बजाई थी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि महेश भट्ट साहब ने मेरा नाम देख के एक सीटी बजाई थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं इनके साथ काम करता रहा। तो मुकेश भट्ट जी जो विशेष फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको मेरा काम बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि भट्ट साहब की भी फिल्म शुरू हो रही है, तो उनके साथ भी ज्वाइन हो जा। तो मैं साइमल्टेनियसली विक्रम भट्ट के साथ भी काम कर रहा था, भट्ट साहब के साथ भी काम कर रहा था। तो फिर भट्ट साहब के साथ मैंने तमन्ना की, दस्तक की, एक मिस्टर आशिक नाम की फिल्म थी, सैफ और ट्विंकल थे, जिसका नाम बाद में चेंज हुआ, और गुलाम भी थी। तो गुलाम बेसिकली पहले भट्ट साहब कर रहे थे, तो बीच में उन्होंने छोड़ा, तो फिर वो फिल्म विक्रम भट्ट ने की फिल्म। तो मैंने विक्रम भट्ट के साथ मैंने गुलाम तक की। फिर हो ये रहा था कि गुलाम जब मैंने छोड़ा तो आमिर के साथ मेरे अच्छा ट्यूनिंग थी। आमिर भाई को मेरा काम पसंद आया, तो मैं गुलाम में। तो जॉन मैथ्यू मथान जो सरफरोश के डायरेक्टर है, तो उनको ज़रूरत थी एक चीफ असिस्टेंट के डायरेक्टर की। तो आमिर भाई ने मेरा नाम सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जॉन के इधर जा, ये फिल्म कर करके। आमिर भाई के कहने पे सरफरोश की और पूरी फिल्म फिर मैंने की। देखो क्या होता है, हर एक फिल्म का जो डायरेक्टर होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। तो उसकी जो टीम होनी चाहिए वो बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए। जब मैं चीफ असिस्टेंट था, मेरा ये मानना था कि मैं अपने बॉस को कोई चीज़ करने को ही नहीं दूँ, सारा चीज़ मैं रेडी करके देता था। मेरी कोशिश यही रहती थी कि वो एक्शन कट देखे और पूरा एक्टिंग पे ध्यान दे, चीज़ें पे ध्यान दे। मैं पूरा मतलब प्रॉपर्टी से लेके चीज़ें को लेके मैं मैनेज करता था कि सारा चीज़ इंटैक्ट हो, क्योंकि अभी कुछ सीन शूट हो रहा है। तो मेरा ये मानना रहता कि अगला सीन क्या होगा, तो उसकी तैयारी में पहले लग जाता था। मैं मेरे जितने भी बॉस थे उनको मैंने कभी कोई तकलीफ नहीं दी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे पे कभी चिल्लाए, मतलब हर चीज़ में अटेंटिव रहे। तो अभी का जो जर्नी है बहुत इजी हो गया। अभी मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम जब कभी आप पुरानी फिल्मों देखते होंगे, पुरानी फिल्मों के जो नाम आता होगा उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर्स के नाम आते हैं। कभी कभी ऐसा, जैसा मैं देखता हूँ ना, मुझे बिगनिंग टाइटल और एंड टाइटल देखने का बहुत शौक रहता है पुरानी फिल्मों के। तो हम जैसा समझो जैसा शोले देख रहे हैं, तो शोले में जो असिस्टेंट्स थे उस समय वो अभी भी है, वो डायरेक्टर बन गए। वो जो उस समय के जो असिस्टेंट एडिटर्स थे वो अभी एडिटर हो गए। कोई भी अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर होता है तो उसको सारी चीज़ें को प्रिपेयर करना रहता है। डायरेक्टर आने के पहले उसको क्या पहले सीन्स क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं, तो वो ही हैज़ टू बी वेरी फास्ट टैकी। उसके वजह से कोई काम रुकना नहीं चाहिए। तो ये होता है कि अगर एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने कोई गलती कर दी, समझो ये है कि एक पहले सीन में कोई प्रॉप चाहिए या गाड़ी चाहिए, तो उसका ये काम है कि वो प्रोडक्शन वाले से मैनेज करके वो चीज़ अरेंज करे, ना कि जब डायरेक्टर आए वो सीन लगाए पता चले वो गाड़ी नहीं आई है। तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि एवरीथिंग इज इंटैक्ट, ना कि पहले सीन लास्ट सीन में भी क्या हो रहा है। ही हैज़ टू बी वेरी एश्योर्ड कि भाई सारे मेरे प्रॉपर्टीज आ गए हैं, ये हो गए। तो असिस्टेंट को ये बहुत जिम्मेदारी है कि चीज़ें, क्योंकि शेड्यूलिंग तो पहले हो जाता है, प्रॉपर्टीज पहले हो जाती है। ही हैज़ टू चेक एंड रीचेक कि ये सीन की प्रॉपर्टी आई है कि नहीं आई है, कुछ कंटिन्यूटीज़ है,
कुछ 1 महीने पहले शूट हुआ है, किसी के हाथ का बैग है, वो बैग सेम है नहीं है, नहीं तो बहुत सारे असिस्टेंट का क्या होता है कि अरे बैग लाओ, पता चलता है वो बैग है ही नहीं। तो वो टाइम, क्योंकि आजकल के टाइम पे टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, इतने फास्ट चीज़ें हो रही है कि एक शेड्यूल बन जाता है कि एक दिन में 4 सीन करना है, 5 सीन करना है या 3 सीन करना है। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर से एक भी गलती हो जाती है तो पूरा जो प्रॉब्लम आता है पूरे दिन पे जाता है, पूरे एक्टर पे जाता है, समझो अगले दिन डेट नहीं है उसकी तो वो भी प्रॉब्लम होता है, प्रोड्यूसर का नुकसान होता है। तो अच्छा असिस्टेंट वो है जो डायरेक्टर को भी सपोर्ट करे, वो प्रोडक्शन हाउस को सपोर्ट करे, प्रोड्यूसर को सपोर्ट करे। जैसे मेरे 2 भाई है, वो हमेशा मुझे सपोर्ट किए, मतलब फाइनेंशियली भी सपोर्ट किए, इमोशनली भी सपोर्ट किए। जब बुरा टाइम आता है तो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, जब अच्छा टाइम आया तो पैसे है, सब चीज़ दिए। मेरे वजह से उनको भी तकलीफ हुई है कि मैं चाहता था कि दूसरा डाइवर्सिफाई कर सकता था, दूसरा काम कर सकता था, जो मैं नहीं कर पाया। अभी मेरे जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुझे पता है कि वो सक्सेस होंगे, और जो प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो मैं रिवील नहीं कर सकता अभी क्या कर रहा हूँ, तो उससे सारे मन मुटाव दूर हो जाएंगे। ये हमारी लाइन ऐसी लाइन है जो आज नीचे है तो कल ऊपर हो सकती है। जैसे कोई बैंक में काम करता है तो वो अगर प्यून है, प्यून से ज़्यादा क्या बनेगा, क्लर्क बनेगा, इससे ज़्यादा क्या बनेगा, थोड़ा सा और ऊपर होगा, कैशियर बन जाएगा। बट हमारी लाइन ऐसी है कि ऊपर वाले ने ये लाइन को ऐसा नवाजा है कि आज जो स्पॉट बॉय है कल वो प्रोड्यूसर बन सकता है। तो अपने कर्म करते रहो, अच्छा चीज़ करते रहो, विल पावर बनाए रखो। देखो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आता है, मेरे को भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो मेरे यार दोस्तों ने, ऊपर वाले ने मुझे हेल्प किया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पूजा पाठ करता हूँ, भगवान में विश्वास करता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि भगवान को दया तो आती होगी। क्योंकि जब मेरे पास पैसे थे तो मैं लोगों को हेल्प करता था। मेरे जितने भी दोस्त थे बहुत दिल से अच्छे इंसान है। जैसे एक करण भाई है, तो उसको पता है कि वो बिजनेस डायरेक्टर है, उसको ये पता है कि हमारे में पहले डील हो गई थी, भाई काम के लिए दोस्ती नहीं करना है, दोस्ती के लिए दोस्ती करना है। तो ये है कि मेरे से 6-7 ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जब भी मैंने उनसे हेल्प मांगा फाइनेंशियली, कुछ कभी भाड़ा भरना है, कुछ ये लेना है, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो ये लोग मतलब ऊपर वाले ने जरिया बनाया है। और ये टैकल करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और मैं एक्चुअली प्रोफेशनल मैं नहीं चेंज कर सकता, यही एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, होगा। मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरी लास्ट फिल्म थी सरफरोश। देन आई रियलाइज कि अभी मुझे डायरेक्टर बनना है, तो फिर मेरी डायरेक्टर बनने की जर्नी शुरू हुई। तो होता ये था कि सरफरोश के बाद मुझे बहुत सारे मौके मिले कि बहुत लोग बुला रहे थे मुझे कि आजा, जैसा था कि लोगों को पता था कि हृदय अच्छा काम करता है, तो बहुत लोग और भी बुलाने लग गए थे। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी मैं ये असिस्टेंट नहीं करना है, मुझे अभी आगे बढ़ना है, डायरेक्टर बनना है। तो फिर वो या कि किस तरह से कैसे करें अप्रोच, तो कि फिर मैंने स्क्रिप्ट बनानी शुरू की, कहानी बनाना शुरू किया। मैंने बोला कि एक अच्छी कहानी तो होनी चाहिए। तो फिर मेरे पार्टनर है मनोज पांडे, तो उसके साथ बैठ के मैंने काफ़ी कहानी बनाई। तो ये था कि हम जैसे कोई प्रोड्यूसर है तो दुकान जैसा दुकान खोल के बैठे हैं, तो किसी को लॉलीपॉप चाहिए, किसी को चॉकलेट चाहिए, किसी को चिक्की चाहिए, ग्राहक जैसा आएगा। तो हमने सोचा कि हमको भी उसी तरह से कोई भी प्रोड्यूसर हो तो एक कहानी होता है ना कि कभी कभी डायरेक्टर का प्रॉब्लम यही होता है कि पहले फिल्म सुपर हिट होती है, सेकंड फिल्म फ्लॉप की होती है। वो ये होता है कि जो सबसे अच्छी कहानी होती है ना, वो चाहता है कि वो सेकंड बनाए, जो उसके दिल का वो होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहानी बनाती रहनी चाहिए, जिसको पसंद आ जाए, जो चीज़ पसंद आए। तो मैंने हर एक जॉनर पे कहानी बनाना शुरू करी और चीज़ें की, रजिस्टर्ड की, और काफ़ी लोगों को सुनाना शुरू किया। तो किसी को पसंद आती थी, किसी को नहीं आती थी। कोई ये कहता था कि स्टारकास्ट लेके आ जाओ, आर्टिस्ट लेके आ जाओ। तो क्योंकि मेरी कुछ लोगों से पहचान थी, जो मैं अभी नहीं करता हूँ, उस समय मेरे से गलती हुई। मैं वो सुपरस्टार का नाम नहीं बताना चाहूँगा। एक प्रोड्यूसर मिला, अरे तेरी तो बहुत पहचान है, तो उसको लेके आ जा। तो मैं चला गया उसके पास मिलने। तो हमारे फाइट मास्टर थे अब्बास भाई, उन्होंने मेरे को एक स्टार से मिलाया उस समय के। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं नए लोगों के साथ काम करता हूँ, मैं करूँगा करके। तो उसके ओके हुआ, स्क्रिप्ट पसंद आ गई। फिर प्रोड्यूसर बोला कि भाई उसकी डेट जल्दी लाओ। तो ठीक है, फिर मैं वापस गया वो एक्टर के पास, बोला सर थोड़ा सा डेट जल्दी मिल जाएगी। तो फिर भी कुछ हुआ बात। फिर प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई उसके रेट भी कम कर दो। तो मैं बोला भाई तुमको एक्टर भी चाहिए, स्टार भी चाहिए, डेट भी जल्दी चाहिए, तो सब चीज़ नहीं हो सकता ना। तो फिर मैंने
उस समय कान पकड़ा कि भाई कोई एक्टर के पास, कोई स्टार के पास मत जाओ। मुझे गलत प्रोड्यूसर मिल गया था। सपोज वो शुरू हो जाती तो मेरा कभी पीछे देखना नहीं पड़ता, बट ये था कि उस समय छूट गया। तो मैं आज भी ऐसा है कि मैं लोगों से ये कहता हूँ कि भाई मैं स्टार का सेटअप नहीं बनाऊंगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद है, सब्जेक्ट पसंद है, तो आप 1 रुपया डालो। मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारी लाइन ऐसी है कि 99% रिस्क चलता है। यह है कि आप बैंक में पैसे रखोगे तो आपको उसका इंटरेस्ट तो आएगा। आपको अगर फिल्म बनाने की इच्छा है तो ही बनाओ। आपको फ्राइडे क्या चले क्या नहीं चले वो सिर्फ भगवान को ही मालूम है, क्योंकि सब लोग मुगल आजम बनाने निकलते हैं, सब लोग शोले बनाने निकलते हैं, लेकिन कितने फिल्में चलती है। तो मैं आज भी, कुछ प्रोड्यूसर्स आते हैं कि भैया मैं 10 करोड़ लगाऊंगा, मुझे 15 मिलेगा। मैंने बोला ये सोच के चलो कि लॉस होगा। मैं शायद पीछे इसलिए भी रह गया क्योंकि मैं टाइट के साथ नहीं चला। जैसे बहाव होता था, मैं लोगों को कहते हैं कि बोल बच्चन नहीं दे पाया, और मेरे इतने एक्टर्स लोग से पहचान है, मैं उनके साथ कभी चिपक के नहीं रहा। लोग ये कहते हैं तेरे इससे पहचान है, शाहरुख से अच्छी पहचान है, तो उसके साथ क्यों नहीं किया। तो मेरे को पता था कि जब तक मैं 2-3 फिल्म सुपर हिट नहीं दूँ तब तक कोई मेरे साथ काम नहीं करेगा। दैट आई वॉज अवेयर। देखो, कोई जो लॉजिकल बात है, भाई वो मेरे साथ काम क्यों करे, मेरे से ज़्यादा उनको अपने नाम की पड़ी है। पुराने टाइम पे कैसा होता था, मिठुन दादा के पास, अरे इमोशनल, अरे ये मेरा चाचा का भतीजा का ये है, बैग लेके चले जाते थे, भाई ये पैसे है, वो लोग प्यार मोहब्बत में कर लेते थे। आज की तारीख में हर एक एक्टर के पास बहुत पैसे है, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। धर्म जी किसी की भी फिल्म कर लेते थे प्यार से। जितेंद्र जी, आपने देखो उस टाइम के जब जितने हीरो थे, उन्होंने अलग अलग नए प्रोड्यूसर के साथ काम किया, नए डायरेक्टर के साथ काम किया। उस टाइम का दौर बहुत अलग था, आज का दौर बहुत अलग है। मुझे अगर एक एक्टर को पकड़ना है, छोटा मोटा को भी एक्टर को पकड़ना है, इतने सारी एजेंसीज है। एक मैनेजर होता था, उसी को पटाओ और एक एक्टर से मीटिंग हो जाती थी। अब वो ऐसा हाल रहा ही नहीं। आप सिर्फ ये कहते हो कि आप ईमेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आपका एक्टर पढ़ता है क्या? वो वहां तक पहुंचता ही नहीं है। वो वही फिल्म करता है जो आपकी एजेंसीज बोलती है। तो ये जो एजेंसीज है, आदत से ज्यादा तो एजेंसीज बिगाड़ रही है एक्टर्स को। एक्टर्स तक वो कहानी पहुंच नहीं पाती है। फिल्म लाइन का ये है कि फर्क ये है, ये अच्छी बात है हमारी फिल्म लाइन की, कि अगर एक प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाता है तो वो उसका मतलब मरने के बाद भी वो उसका प्रोप्राइटर होता है। जैसे अगर आपने एक बिल्डिंग बनाई, आपने इनको बेच दी, तो आपका हक खत्म हो गया ना। बट फिल्म लाइन ये है कि आप प्रोड्यूसर आज भी हो, कल भी रहोगे। तो ये एक फिल्म लाइन की खासियत है कि ये प्रॉपर्टी बेचने के बाद, जैसे हम लोग फिल्म बेचते हैं ना, जैसे कोई फिल्म लगती है 6 महीने के बाद, वो जो राइट्स होती है वो वापस 4-5 साल में रिन्यू हो जाती है। मतलब आप उसके मालिक फिर से हो जाते हो, आप फिर बेच सकते हो। और ये है कि आप कितने बड़े भी आदमी हो, आपका नाम अगर गूगल में सर्च करते हो, आप फिल्म प्रोड्यूसर हो, फिल्म डायरेक्टर हो, वो अहमियत रखता है। तो जैसा मैंने कहा कि मुझे जब पहली फिल्म बनानी थी तो मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ वो सोच रहा था। तो लोग अक्सर रिस्क कम लेते हैं कि एक्शन बना ले, कॉमेडी बना ले, सोशल ड्रामा कर ले। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट के चक्कर में मैंने कोई बुक, बेसिकली एक ऐड पढ़ा था मैंने न्यूज़पेपर पे, ये वेश्या के ऊपर था और रेड पड़ गई थी। पुलिस की जो गाड़ी होती ना, छोटे बच्चे के साथ उसमें जा रही है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों है करके, तो वो मैंने चीज़ें पढ़ने लगी और फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि क्या होता है, क्यों होता है। फिर जैसे मेरे फिल्म में मैं ये कहा हूँ कि आप ये वेश्यावृत्ति को रोक नहीं सकते हो, ये जन्मों जन्मों से है, ये महाभारत काल से है, तो ये आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। ये एक इस तरह का बिजनेस है जो इसको आप बंद नहीं कर सकते। बट जो इस लाइन में आता है और अपनी मर्जी से निकलना चाहता है तो उसके लिए क्या है। तो मुझे ये आइडिया लगा कि इस आइडिया पे बनाना चाहिए। तो मैं मेरे पार्टनर के साथ बैठ के इसको बनाए। तो ये स्क्रिप्ट तो हमने पहले बाउंड कर दी। तो वो हुआ ये कि हम ये सोचे कि हम इसके ऊपर हम रिसर्च कैसे कर रहे थे, इंटरनेट से ले रहे थे, इससे ले रहे थे, उससे ले, तो इतने हमने प्रिंट आउट निकाल के इतने कर लिए। फिर हमने उस पर सॉर्ट आउट किया कि ये इसको उठाना चाहिए, इसको उठाना चाहिए, तो क्या क्या करना चाहिए। तो वो पहले हमने ब्लॉक कर दिया। फिर हमने उसके बाद मैं रेड लाइट एरिया गया, एक ही बार गया और वहाँ पे मैं रिसर्च करना शुरू किया कि क्या कुछ लोगों से मिला, मैं कुछ लोगों से बातचीत किया, उस माहौल में क्या क्या उस समय हमारे साथ गुजरा था वो भी हमने फिल्म में डाला। तो एक ये था कि एक वहाँ पे एक पगली कैरेक्टर थी, सीढ़ी के नीचे बैठी थी, वो हमसे प्लीड कर रही थी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे को इतने पैसे दे दो, इसके पैसे दे दो। तो मैंने किसी से पूछा भैया ये क्या है, इसकी कहानी क्या है। तो उसकी जो कहानी थी बहुत दर्दनाक कहानी थी। तो ये मेरी स्क्रिप्ट बनने के बाद मैंने वो पगली का कैरेक्टर डाला
फिल्म में आप देखेंगे वो पगली का कैरेक्टर मैंने बाद में डाला, और मैंने पूरा जो ऑथेंटिसिटी जितनी है और जितनी एक्यूरेसी हो सकती है मैंने वो एक्यूरेसी स्क्रिप्ट पहले बना दी। फिर जो मेन लीड थी तो लोग कहे कि ये स्टार लेके आ जाओ, वो स्टार लेके आ जाओ, बोले कि तब्बू के पास चले जाओ, माधुरी दीक्षित के पास चले जाओ। तो मैं बोला वो लोग मेरे साथ काम करेंगे, जो सच बात थी। तो फिर मैंने ये था कि मैंने पहले निखिल जी को ये कहानी सुनी, निखिल माथुर जी को, तो उनको ये कहानी पहली बार में समझ में नहीं आई। तो फिर मैं बोला यार मुझे करना तो यही फिल्म है, तो इसको कैसे पटाओ। तो फिर मैंने बोला सर एक बार देख लीजिए। तो हुआ ये कि फिर मैंने सोचा कि उल्टा चलता हूँ, पहले मैं हीरोइन को पटाता हूँ, फिर मैं प्रोड्यूसर के पास जाता हूँ। तो उस समय गरम मसाला करके एक फिल्म आई थी, तो मैंने नरगिस को पहले मिला, उसको कहानी सुनाई। तो वो कहानी सुन के डर गई पहले। तो वो बोली भाई ये तो क्या बनाना चाह रहा है। मैंने बोला मेरे को यही बनाना है, मतलब मैं उतना परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगी, एक्ट नहीं कर पाऊंगी, तो थोड़ा सा ईजी कहानी लेके आ, मैं करती हूँ करके। बोला नहीं मुझे करना है तो यही करना है। तो फिर ये हुआ कि मैं निकल गया, मैंने बोला चलो शायद इसको करना ही नहीं करके। फिर नेक्स्ट डे वापस मैंने पूछने के लिए पूछा मेरे को स्क्रिप्ट वापस दे दो करके, तो बोला नहीं मेरे को ये करना है करके। तो ये हुआ कि उसको पसंद आया। फिर अभी मैं निखिल जी के पास गया कि ये हीरोइन को ये कहानी पसंद है। फिर उन्होंने सोचा कि यार इसमें कुछ तो होगा, कि नरगिस को पसंद आया। तो फिर मैंने उनको रीडिंग कराई, स्क्रिप्ट पढ़ी और उनको तब पसंद आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि स्क्रिप्ट ये बनाते हैं इसको, और उन्होंने मुझे एक बहुत कम बजट दिया था। तो मैंने सोचा यार इस बजट में कैसे बनाएंगे, क्योंकि मुझे सेट भी लगाना है, रियल लोकेशन शूट करना है, तो कैसे करें। तो मैंने बोला चलो ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो हुआ ये, मेरे जो फिल्म का बजट दिया था मैंने उसमें सारे बड़े टेक्नीशियन पहले फिल्म में लेके आया। मतलब मेरी फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए मैंने सरोज जी से बात की, सरोज खान को बोला ये मेरी पहली फिल्म है, आप मुझे हेल्प कर दो। तो बोला चल ठीक है बेटा। मैंने सरोज जी को लेके आया। उस समय भी टॉप की सरोज खान किसके लिए काम नहीं करती। फिर मैंने जो मेरे गुरु है अब्बास अली मोगल फाइट मास्टर, जिन्होंने मुझे इतना आगे किया, उनको बोला प्रोड्यूसर ने जो बजट दिया था फाइट मास्टर का इतना, इसका इतना। तो मैं बोला यार तो मैं तो सीक्रेट फिल्म बन जाएगी, मुझे तो एक टॉप नॉच फिल्म बनानी है। तो मैंने सरोज जी को पटाया, फिर अब्बास भाई को पटाया। मैंने बोला मेरे को नजीब भाई चाहिए, तो नजीब भाई ने मेरे को हेल्प किया। मतलब मेरे उस समय जो ब्रैकेट टेक्नीशियन, मैंने बोला फिल्म टेक्नीशियन से बनेगी, मेरे अलग अकेले से नहीं बने। क्योंकि अगर मैं अच्छा ही बनाने जाऊँ, अगर कैमरामैन अच्छा नहीं हो, फाइट मास्टर अच्छा नहीं हो, तो क्या मतलब है। तो उस समय जो जितने टॉप के टेक्नीशियंस थे उसको लिया। एक तांडव करना था उसमें, तो पंडित बिरजू महाराज जी को मैंने अप्रोच किया। तो आपको तो पता होगा पंडित बिरजू महाराज किसी की भी फिल्म नहीं करते, वो सिर्फ संजय लीला भंसाली की फिल्म करते हैं। तो जब मैंने उनको कहानी सुनाई तो उन्होंने बोला बेटा मैं क्यों तेरा फिल्म करूँ। मैंने बोला सर आप मेरी पहले कहानी सुन लो, उसके बाद अगर आपको करना है तो आप करिए। फिर बिरजू जी महाराज जी ने मेरी कहानी सुनी, तो उनको इतना अच्छा लगा कि बेटा मैं तेरी फिल्म करूँगा, एक कोरियोग्राफ करूँगा तेरा गाना। और उन्होंने अपना वॉइस भी दिया। मुझे ऐसा फ़ख्र हुआ कि भाई मेरे पहले फिल्म में इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ट है। फिर मेरे प्रोड्यूसर को भी समझ में आया कि भाई ये काम तो मेरा अच्छा ही हो रहा है। फिर मैंने म्यूज़िक के लिए कैलाश खेर की पहली फिल्म है बेसिकली, कैलाश परेश नरेश, कैलाश खेर की भी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी, और लिरिक्स भी मैंने बढ़ा लिया। तो ये मेरा सेटअप अच्छा हो गया। अब ये था कि मुझे शूट अच्छे से करना है। तो ये था कि मैं इतना बड़ा वास्ट जो सेट लगाना है, मतलब रेड लाइट एरिया दिखाना, तो कर नहीं पाऊंगा, कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया कि कमालिस्तान को जो आधा बना हुआ है, तो मैंने आधा ही सेट लगाया, और वो जब पूरा स्क्रीन पे देखो तो लगेगा कि एक्चुअल रेड लाइट एरिया है। तो मतलब मेरे जितने मैंने सीखे थे चीटिंग शॉट्स, ये शॉट्स कैसे लेने हैं, तो वो मैंने पूरा डिज़ाइन करके उसको सेट कर दिया। ये शायद मैंने 32 डेज में शूट किया फिल्म, तो 32 डेज में भी शूट हो गया। तो जितने कलाकार थे मेरे को सब हेल्प करके ये सब चीज़ फिल्म फाइनली बन गई। और ये जब सेंसर में गई थी तो मुझे बहुत डर था कि सेंसर वाले क्या करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बोल्ड मतलब एक कोर्ट सीन इतना है कि मैंने कोर्ट सीन में कुछ बैंड बजाई थी, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे डायलॉग्स थे कि मुझे लगा कि प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं सेंसर के लिए, क्योंकि मैंने जो ऑथेंटिक है वही डाला था। तो आपको जान के खुशी होगी कि मैं एकदम डरा हुआ था उस दिन सेंसर में बाहर बैठ के। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं बोला कितने कट्स देंगे, क्या देंगे, तो उन्होंने एक भी कट नहीं दिया। ये मेरी फिल्म विदाउट कट है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि 18+। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसको 14+ या 16+ होता था शायद, वो कर दो। मैं चाहता हूँ कि जो यंग लड़की है, एडल्ट नहीं, मैंने फिल्म बनाई है यंग लड़की की जो व्यापार में आती है,
मैं चाहता कि वो भी फिल्म देखे। तो उन्होंने ये कहा कि ये फिल्म को फिर वो करने के लिए फिर मुझे बहुत कट्स करने पड़ेंगे। तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं मतलब ये था कि सेंसर वाले से निकला तो मुझे एक लगा कि ये मेरी एक जीत है कि एक भी कट है, क्योंकि ऐसे फिल्मों में बहुत सारे कट्स लग सकते थे। और जब फिल्म लगी, सुभाष जी के स्टूडियो ने रिलीज़ किया था, पीवीआर, उस समय नया नया पीवीआर शुरू हुआ था, पीवीआर ने इसको शोज दिए थे, तो शोज चले तो कुछ लोगों को पता ही नहीं फिल्म आ रही है। होता ये है ना कि फिल्म तो हम बना लेते हैं, कोई भी फिल्म बना लेता है, बट उसको रिलीज़ करते समय जो तकलीफ होती है, क्योंकि आप जितनी मेहनत करते हो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो पहुंचेगा नहीं तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो थोड़ा सा उस समय रिलीजिंग इशू हुआ था, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं चला। बट कुछ पेपरों ने अच्छा लिखा, रिव्यू में अच्छा है, मराठी में अच्छा है, हिंदी में, इंग्लिश में बहुत अच्छा आया। पहले दिन के रिव्यू में इतना अच्छा लगा कि इन्होंने टैक्स फ्री के लिए सबमिट कर दिया। अब टैक्स फ्री का भी एक ट्रायल होता है, वहाँ पे बहुत दिग्गज लोग आते हैं, हर एक फील्ड के लोग आते हैं टैक्स फ्री के लिए। कोई बहुत बड़ा सोशलाइस्ट होगा या कोई बहुत बड़ा जज होगा, इतने ग्रुप आके फिल्म देखते। उसमें 4 औरतें थी, 6 में से 4 औरतें थी। मैंने बोला यार, बट उन्होंने फिल्म देखा, मेरे को ऐसा हाथ मारा, बोला बहुत अच्छी फिल्म बनाई। तो वो टैक्स फ्री भी हो गई, बट कमर्शियल चलना नहीं चलना वो चीज़ें हो गई। तो लेकिन मैं अभी भी प्राउड करता हूँ कि मैंने एक अच्छी फिल्म बनाई है। ये एक चीज़ अच्छी हो गई है कि पहले के लोग कैसे होते थे कि एक खेत बेचते थे, पैसे लाते थे, फिल्म बनाने जाते थे। अभी ऐसा होता नहीं है। अभी सब लोग स्मार्ट हो गए कि भैया आप फिल्म बना रहे हो तो आपके पास स्टूडियो कौन सा है, क्या है, कि फिल्म कैसे बनेगी, क्या बनेगी। क्योंकि आपको इंटरनेट से भी इतनी सहूलियत हो जाती है कि अगर समझो कि कोई आपको शॉर्ट्स समझ में नहीं आ रहा या शॉर्ट्स लेना है, तो उसको आप कोई फिल्म का बैक स्टोरी भी देख सकते हो। तो आजकल मेरे ख्याल से बहुत सिंपल हो गया है फिल्म बनाना। एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम क्या फिल्म बनाएं, लोगों को क्या पसंद आए, या लोगों के हिसाब से फिल्म बनाएं, या अपने को जो दिखाना है वो फिल्म बनाएं। जैसे विवेक अग्निहोत्री बनाना चाह रहे थे तो उन्होंने बनाया, फिल्म चली। अगर वो उस समय रिस्क नहीं लेते तो क्या होता है ना कि कोई तो होना चाहिए ना रिस्क ले। कमर्शियल फिल्म तो सभी बनाते हैं, लोगों ने कश्मीर फाइल और इसके पहले भी आई थी, वो पसंद की लोगों ने। तो हम लोग की तरफ ऐसे फिल्में आती नहीं थी। केरला स्टोरी कितने लोगों को नहीं पता था, ऐसे भी चीज़ें होती है, बट उन्होंने हिम्मत किया ना। अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ कि लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन मुझे थिएटर ही नहीं मिलते बाद में, प्रॉब्लम उधर होता है। हमारे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स है ना, उसके लिए थिएटर्स थोड़े से अलग करने चाहिए। अगर मैं कितने भी अच्छी फिल्म बनाऊँ, टू बी वेरी फ्रैंक, तो मुझे पीवीआर वाले सुबह का 8 बजे का शो देगा, रात का 12 बजे का शो देगा। तो ऐसे जो कंटेंट ड्रिवेन कहानी है, देखो कमर्शियल के लिए तो आप दो ना थिएटर, वो तो आधी रात को भी शोज चलते हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्लिक हो गई तो क्लिक हो गई, वो एक मेरा नसीब है। बट अगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ लोगों को पता ही नहीं, वो शो टाइमिंग पे जाएंगे नहीं तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा। शोज दे और उसके पैसे भी कम ले। आजकल तो थिएटर में लगाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो वो जो इसके लिए ना जो सिंगल प्रोड्यूसर्स है ना, वो मारे गए। तो ये है कि गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि जो नए लोग आ रहे हैं उनके कंटेंट को वर्ल्ड वाइड जाने के लिए, क्योंकि सारे लोग फेस्टिवल्स में भेज नहीं सकते। इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, जो ऐसे अलग कहानियाँ होती है, लोग फेस्टिवल्स में जाते हैं। तो वो जो वहाँ रीच करने के लिए वो बहुत कम लोग ही जा सकते हैं। लेकिन मुझे ये मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। तो गवर्नमेंट को भी इस तरह से एक अलग से स्लैब बनाना चाहिए कि ऐसे फिल्मों को प्रोत्साहित करे। तो मेरा तो यही गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है। ऐसे कोई पर्टिकुलर फिल्म नहीं जो मैं वापस बनाना चाहता हूँ। मुझे जो फ्लॉप फिल्म्स होती है ना, मैं उसको ज़्यादा देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसको बनाता तो वो जो प्रॉब्लमेटिक है तो मैं इसको ठीक कर सकता था। जैसे मेरे को इसलिए बहुत सारे यार दोस्त मुझे बुलाते हैं स्क्रिप्ट रीडिंग में, भाई तू जरा सुन ले, कुछ सलाह मशवरा हो तो बता। तो मैं थोड़ा स्टोरी टेलिंग में मेरे को थोड़ा सा है, ये ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। फ्यूचर प्लान अभी ऐसा है कि मैं 2 फिल्म साइन किया हूँ। एक है क्रेजी फैमिली और एक है टिकट टू जन्नत, वो अभी इस फ्लोर पे जाएगी। अभी मैं एक फिल्म 2 साइंड हूँ, बाकी तो मीटिंग चलती है, जब तक साइनिंग अमाउंट नहीं आता है तब तक ओपन है। और एक फिल्म मैं प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, सनातन का रक्षक फिल्म का टाइटल है, या फिर होगा धर्म हिंसा तथ्य। ये सनातन को जागरूक करने वाली फिल्म है, जो मैं प्रोड्यूस भी करना चाह रहा हूँ। तो ये जल्द शुरू हो जाएगी। देखो हर एक डायरेक्टर एक्चुअली कोई भी फिल्म शुरू करता है तो उसको लगता है कि मेरी फिल्म मुगले आजम है, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसा मेरा ये है कि मैं अपनी कहानियों को बहुत लोगों को सुनाता भी हूँ। थोड़ा सा मुझे फीडबैक आना चाहिए, क्योंकि हमको ये लगता है कि हम करेक्ट है, तो वो वाला कभी नहीं होना चाहिए कि हम करेक्ट है।
तो इसमें चांसेस होते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे हैं कि मेरे को कोई फ्रेंड सर्कल नहीं ये सब कुछ आइडिया दे देता है तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ, कुछ डायलॉग्स सुना होता है तो उसको कभी पकड़ लेता हूँ, ड्रेस डिज़ाइनर से भी कोई अच्छा आइडिया आता है तो मैं इसको इनकॉर्पोरेट करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी कंप्लीट स्क्रिप्ट है। मेरे जितने भी स्क्रिप्ट है अभी जैसा बनाने जा रहा हूँ, मेरा स्क्रिप्ट बाउंड है, ठीक है, लेकिन अभी वो स्क्रिप्ट ऐसी है ना कि अभी टाइम चेंज होता है तो मुझे वो हिसाब से उसको अपडेट करना है, तो अभी जो मेरी फाइनल स्क्रिप्ट आएगी वो भी चेंज होगा। तो इससे ये है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहना चाहिए। सिनेमा के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं शायद जीता भी नहीं, क्योंकि एक सिनेमा जिंदा है करके मैं जिंदा हूँ और मैं चलती रहेगी गाड़ी। स्ट्रगल करना है तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो ये लाइन में आप मत आओ, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के लड़कियां बॉम्बे आते हैं आर्टिस्ट बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, काफ़ी चीज़ के लिए बनने के लिए आते हैं। जब वो नहीं होते तो मायूस होकर चले जाते हैं। जब एक एक्टर कुछ नहीं कर पाता, एक्ट्रेस कुछ नहीं कर पाती तो गलत काम पे आ जाती है। तो वो करने के पहले उनको अपना देखना चाहिए कि मैं सस्टेन कर पाऊँ कि नहीं। आज के जो उनके पेरेंट्स है, पेरेंट्स को बैकअप रखना चाहिए। समझो एक लड़की बाहर से आ रही है तो वो पेरेंट्स को बैकअप रखना चाहिए कि अगर इसको काम नहीं मिले तो भी 3-4 महीना मैं संभाल लूँ। तब होता यह है कि जब 3-4 महीना नहीं संभाल पाते तो प्रॉब्लमेटिक होती है। तो आपको एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। देखो आप अगर एक्टिंग करने आए हो, आप में हुनर तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, एक्टिंग नहीं आती तो वैसे आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको पता है कि मैं दिखता अच्छा हूँ, एक्टिंग नहीं कर सकता, तो आपको इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है।